टीम को। और यादगार इनिंग, ये ना भूलने वाली कुछ इनिंग्स होती हैं। नो डाउट के फास्टेस्ट सेंचुरी नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट कितना छोड़ा वर्ल्ड क्रिकेट पे होता है ना कि हम लोग तारीफ जब इनिंग खेलें और पूरी दुनिया तारीफ कर रही हो, जिस तरह विलियमसन ने बात की है, मतलब फ़खर की वजह से पूरा मैच चेंज हो गया। तो आउटस्टैंडिंग बैटिंग, बहुत सारे लोगों ने कहा पहले नहीं खेला, लेकिन होता है कभी कभार प्लेयर के साथ के आउट ऑफ फॉर्म होता है। और फ़खर जिस तरह से आया है, और 2022 में इतने मार्च में पावर प्ले में आखिरी छक्का मारा था, पता है ना आपको ये कि क्या चेंज हुआ कि अब छक्के मारना शुरू हो गया। ये बहुत मुम्मा बना हुआ है, इसको आगे हम खोजेंगे। अच्छा, पावर प्ले की आपने बात की तो एक दफा मेरा ख्याल है क्लैपिंग जरूर बनती है। आपने पहले ओवर की प्रेडिक्शन की थी आज कि 5 से कम रन बनेंगे, और आज के बाद आपने आपकी और बीके की प्रेडिक्शन थी। तो दोस्तों, ये आपने देखा छोटा सा वीडियो। आज का मैच बहुत ही ज़बरदस्त मैच था। ऑब्वियसली पहले तो न्यूजीलैंड ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ बैटिंग करी, 400 रन, फिर पाकिस्तान के ओपनर फ़खर जमन ने जिस तरीके से खेला और बाबर आजम ने खेला, आउटस्टैंडिंग। इनकी तारीफ होनी चाहिए। हालांकि पाकिस्तान लकी रहा, बारिश की वजह से डकवर्थ से मैच जीत गया। पूरा मैच होता तो शायद रिजल्ट और कुछ हो सकता था, बट ये चीज़ अच्छी हुई है। वर्ल्ड कप काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है, और वर्ल्ड कप अब 11 नवंबर तक के लिए इंटरेस्टिंग बन चुका है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो की बात करते हैं। बात कैसे पाकिस्तान पहुंच सकता है, पूरी इक्वेशन बताऊंगा मैं, पूरी A to Z इक्वेशन बताऊंगा। प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैं मिलता हूँ। बहुत मुम्मा बना हुआ है, इसको आगे हम खोजेंगे। अच्छा, पावर प्ले की आपने बात की तो एक दफा मेरा ख्याल है क्लैपिंग जरूर बनती है। आपने पहले ओवर की प्रेडिक्शन की थी आज कि 5 से कम रन बनेंगे, और आज के बाद आपने आपकी और बीके की प्रेडिक्शन थी लेस देन 5 रन्स इन द फर्स्ट ओवर। आई थिंक इट वाज जस्ट द 1 रन। 5 रन हमने कम करवा दिए, वरना तो 410 होते। But what a prediction that was. हफीज, coming towards you, जिस तरह पाकिस्तान ने बॉलिंग की, of course हम उसके बारे में भी बात करेंगे, काफी मिस्टेक्स हुई, but overall the decision to bowl first against New Zealand and then getting them to score around 400 odd on the scoreboard, क्या लगता है गलती कहाँ पे मेजर हुई, और उसके बारे में भी बात करें, और ऑफ कोर्स फखर के इनिंग्स के बारे में भी वो तो करेंगे। लेकिन आज फखर पे फखर करने का दिन है, तो उसको एंजॉय करना चाहिए, उसको उस पर खुश होना चाहिए। क्या ही शानदार इनिंग्स, सब लोग याद करेंगे और हम सब लोग तालियां मारते हैं उसके लिए। ये क्लैपिंग उसके लिए बनती है। क्योंकि देखें, इनिंग्स बहुत सी खेलते हैं आप जिंदगी के अंदर, वो आपको अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोगों को अच्छी लगती हैं। तो ये आज की इनकी इनिंग्स, चाहे इससे पहले इन्होंने बहुत सी अच्छी इनिंग्सें खेली हुई हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का जो इनकी, जहाँ से फ़खर स्टार्ट हुए, जहाँ से उनको एक इम्पैक्टफुल प्लेयर के तौर पर दुनिया ने देखा, वो तो थी। लेकिन जो ये वाली इनिंग्स है कि एक मुश्किल हालात में, जहाँ पे कोई चीज़ पाकिस्तान के लिए शायद मुश्किल से मुश्किल लग रही थी, और फिर उसके ऊपर 400 रन का एक बर्डन आपके ऊपर आ जाए, वहाँ पे कैलकुलेटेड क्रिकेट खेलना, अग्रेसिव क्रिकेट खेलना, और जिसको कहते हैं ना कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, ये वो वाला इम्पैक्ट है कि उन्होंने बहादुरी दिखाई और फिर सारी चीज़ें उनके लिए वर्कआउट की। और उनका जो सबसे मुझे खूबसूरत लगी इसमें, जो क्लैरिटी थी, और जो वो एक मीटअप पॉइंट है बॉल और बैट का, जिसको क्रशिंग द बॉल कहते हैं, दैट वाज स्पेशल। जिस टाइम पे उन्होंने उसका इम्पैक्ट, अगर वो बॉल दूर है, पास है, ऊपर है, नीचे है, इनका वो जो इम्पैक्ट पॉइंट था, दैट वाज स्पेशल। और ये शो करता है कि वो हंगरी थे अपनी ये क्लास शो करने के लिए, या वो इस अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे थे जब वो किसी भी वजह से बाहर बैठे रहे, क्योंकि उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जब वो आए हैं तो उन्होंने आकर दोनों मैचों में इम्पैक्ट डाल दिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं बात करूं कि मॉडर्न डे क्रिकेट में आपके इंटेंट के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो नोट की जाती है, वो आपका इम्पैक्ट है कि आप गेम के ऊपर कैसा इम्पैक्ट डालते हैं। और फ़खर ने साबित किया कि ये एक मोस्ट इम्पैक्टफुल प्लेयर है पाकिस्तान के अंदर, जिसको बाहर निकालना या उसको इस तरह जो है वो एक बेंच पे बिठाना, वो ठीक नहीं था। क्या बात है। राइट वहाब, योर थॉट्स ऑन फखर's innings and the overall match? सबसे पहले तो आई थिंक अगर पाकिस्तान को कोई मैच जितवा सकता था तो वो फ़खर था। और हम शुरू से बात करते रहे हैं फ़खर एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, और आज जो उसने इनिंग्स खेली है वो वाकई ना भूलने वाली इनिंग्स है, और कमाल ही कर दिया उसने। पाकिस्तान को वापस इस टूर्नामेंट में एक लाइफ दे दी उसने। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आउटस्टैंडिंग, बहुत मैच्योर इनिंग्स। अगर आप उसके फिगर्स देखें तो उसके 81 बॉल्स पे 126 रन है, जिसमें उसने 19 गेंदों पे 98 रन किए। और बाकी जो है उसने जो लिए हैं, आप समझ लें कि तकरीबन कोई 60 बॉल लिए हैं उसने, 62-63 बॉल्स जो उसने लिए हैं, उसमें उसने टोटल जो है 28 रन किए हैं।
सो दैट शोज़ कि कितनी मैच्योरिटी से वो खेला है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बाबर उसके साथ खेला या बाबर ने उसको साथ जो खिलाया है, दैट इज़ एन अदर ग्रेट एग्जाम्पल। और ये हमने अपनी पहली इनिंग्स में देखी थी जब रविंद्रा को केन विलियमसन खिला रहे थे। सो बाबर ने उसको जो साथ दिया, लेकिन फ़खर ने जो आज खेली है जिस तरह, जिस कमांड से 11 छक्के मारना और एक भी मिस हिट ना हुए और सारे जाए स्टैंडों में, तो मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से उसने खेला उसने पाकिस्तान को दोबारा से इस वर्ल्ड कप में होप दिया है। एंड यू नेवर नो कि पाकिस्तान इंग्लैंड को अब हरा के जो है वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर रहा है। फखर जमान पे ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान को एहमान। मैं जरा जाना चाहता हूँ टू बाजिद खान। बाजिद भाई, सबसे पहले तो मैं एक तस्करा करना चाहता हूँ, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मुझे लगता है कि शायद आपने ये बात की थी कि अगर फखर की फॉर्म नहीं लग रही तो 2-3 गेम्स वो मिस आउट करे, अपना मेंटल ब्लॉकेड हटाए और उसके बाद वापस आए। अब जब हम वापस आने की बात करते हैं, हम एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा छक्कों की बात करेंगे, फखर जमान का नाम उसमें आएगा। हम किसी भी ऑपोजिशन के अगेंस्ट मोस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज की बात करेंगे तो फखर जमान का नाम आएगा। व्हाट वाज दैट क्लैरिटी दैट ही नीडेड, और अब आपको लगता है कुछ स्टांस तब्दील किया है या इट वाज जस्ट अ मेंटल ब्लॉकेड व्हिच ही गॉट रिड ऑफ? नहीं, कोई टेक्निकल तो कोई इश्यू उसने चेंज नहीं किया। शायद वो जो प्रेशर रिलीज हुआ है ऑफ नॉट परफॉर्मिंग फॉर सो मेनी गेम्स, और उससे वो दूर गया। उसने एक बात की है कि मैं 2-2 घंटे प्रैक्टिस करता रहा हूँ, मैं स्पिनर्स की प्रैक्टिस करता रहा हूँ, फील्डिंग कोच के साथ मैंने अनथक प्रैक्टिस की है। तो वो जो प्रैक्टिस की है उससे शायद इसका कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है। इसकी जो बल्ले पे बॉल लगना शुरू हुआ है उससे मेंटली ये वापस आया है। क्योंकि फ़खर जमान का आपको याद होगा, एक अफगानिस्तान के मैच में हम आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि कभी बॉल इसके ऐसे अंदर आके बीच में से नहीं गुजरता, वो भी गुजरना शुरू हो गया था, कितनी बुरी फॉर्म लग गई थी। बट वो ये कह रहा है, और मैं भी शायद उस पर एग्री कर रहा हूँ, कि जो उसको ब्रेक मिली उसने ब्रेक में बैठ के रिलैक्स नहीं किया, उसने जाके नेट में 2-2 घंटे बैटिंग की है, प्रैक्टिस की है। तो शायद वो मेंटल स्टेट उसका वापस आ गया। और फिर जब वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलता है, न्यूजीलैंड इसकी फेवरेट टीम है। न्यूजीलैंड चाहे ये बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हो, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा तो उनको ये बहुत मारता है। जैसे अब सारी दुनिया, मेरी तारीफ करने से कुछ नहीं होगा, सारी दुनिया अब तारीफ कर रही है, सब कह रहे हैं कि फ़खर ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है। मेरा पॉइंट यह है कि जो पाकिस्तान वे है, शायद पाकिस्तान वे ये है कि जब पाकिस्तान को बिल्कुल ही राइट ऑफ कर देते हैं ना, तब वो वापस आते हैं। मैंने आपको कल भी बोला था कि जैसे आप आखिरी सेगमेंट में हमें जाने नहीं देते ना, बार बार सवाल करी जाते हैं, वैसे पाकिस्तान हमें जाने नहीं देता। हम कहते हैं कि जी अब 400 हो गया, अब चांस नहीं है, अब क्वालिफिकेशन का चांस नहीं, लेकिन वो खींच के ले आते हैं। और अब मेरे ख्याल मेरे अलावा, मुझे तो ऑलमोस्ट यकीन हो गया, लेकिन सारे पाकिस्तान को यकीन हो गया कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर रहा है। बॉल जैसे भी होगा, अब इस इनिंग्स के बाद सारे पाकिस्तान को यकीन हो गया कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर रहा है। चाहे श्रीलंका से न्यूजीलैंड से मैच है, लेकिन सारे पाकिस्तान को इस वक्त अगर आप पोल करें ना, तो 99.9% वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्वालिफाई होगा। Well, Fakhar Zaman made quite a few, entries into the record books today. अगर हमने आज उनके most sixes in an innings की भी बात की है, most centuries against an opposition in 1 year. Let's take a look at that stat as well. Quite a lot to discuss and unpack from that one Fakhar Zaman innings today. But of course इसके पीछे बहुत सालों की मेहनत है और एक कॉन्टेक्स्ट भी है कि वो कितनी देर एक रफ पैच से गुजर रहे थे. You know, we saw it in the Asia Cup. Even before that, we started seeing those glimpses. But as BK said, कि when it's New Zealand, you better believe Fakhar Zaman will bring his A game. 4 सेंचुरीज हैं अभी तक न्यूजीलैंड के खिलाफ फखर की 2023 में. तो यहाँ पे हफीज, आई वांट टू आस्क यू, कोई स्पेशल ऑपोजिशन होती है जिसके खिलाफ जब आप खेलते हैं और जिनके खिलाफ आपने स्कोर किया होता है, तो आपको कोई एक एडेड इंस्पिरेशन ऑलरेडी मिलती है कि यार इनके खिलाफ आई नो कि मेरा स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या हैं एंड आई विल ट्राई टू गो बैक टू दैट प्लेस मेंटली एंड ब्रिंग इन माय बेस्ट गेम? नहीं, बहुत ज़्यादा ये वर्क करती है, क्योंकि आपकी कुछ जो दिमाग के अंदर जो पॉजिटिव सेल्स बनते हैं वो इस सोच के साथ भी बनते हैं कि इस ऑपोजिशन के खिलाफ मैंने लास्ट मैच खेला था तो मैंने स्कोर किया, मैंने लास्ट मैच में इनके खिलाफ अच्छी बॉलिंग की, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए वर्कआउट करती हैं. मुझे लगता है कि फ़खर की ये फेवरेट टीम इसलिए है कि ये रिलाई करते हैं ज़्यादा अपनी पेस अटैक के ऊपर, और फ़खर को पेस चाहिए बैट के ऊपर. जब उसको पेस मिलती है और जब उसके शॉट लगना शुरू होते हैं तो फिर कोई जैसे मर्जी करे. क्योंकि जो इनकी इनिंग्स आज की है वो इसलिए मुझे ज़्यादा मज़ेदार लगी क्योंकि इसमें बीच में स्पिनर्स भी आए.
और स्पिनर्स को उन्होंने फीट यूज करके, बॉल दूर भी थे तब भी वहां पे पहुंचे, कुछ चीजों पे उन्होंने वहां पहुंच के शॉट मारे, कुछ बॉल को आने दिया। तो ओवरऑल मैं समझता हूं कि ये जो आपने बात की कि न्यूजीलैंड उनकी फेवरेट टीम है, वो इसमें कोई शक ही नहीं है कि अगर एक साल में आप एक ही अपोजिशन के खिलाफ 400 करते हैं तो आप सोचिए वो कितने डरे होंगे। और उनके डर की आप ये हालत देखिए कि मैं समझता हूं कि केन विलियमसन एक एक्सपीरियंस बॉलर कैप्टन है, उन्होंने अपने बेस्ट बॉलर को, सऊदी को, जो कि 5 ओवर में सिर्फ 27 रन दे के 1 आउट करके बैठे थे, जबकि फखर का ये कहना है कि जब इनको इक्वेशन मिली तो इन्होंने अपना गेयर शिफ्ट किया, अपने आप को इन्होंने फिर उस डिफरेंट जोन में खेलना शुरू कर दिया। पहले 15 ओवर तक इन्होंने 6, 6.5, 6.25 की एवरेज से खेला, लेकिन अगले 5-6 ओवरों में इन्होंने एकदम से बात की जरा इसके साथ भी मैं राशिद भाई को भी जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि राशिद भाई बड़े रेयर ओकेजन्स पे हमने देखा है कि हम अहेड ऑफ द गेम भी होते हैं। आई थिंक टुडे वाज वन ऑफ दोज ओकेजन्स एज वेल, खास तौर पे जब बारिश का पता हो, डग आउट ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हो, आप उसी हिसाब से प्लान करके चल रहे हो। तो जिस तरह से गियर शिफ्ट किया, अगर फेज वाइज हम फखर जमान की स्ट्राइक रेट के ऊपर बात करें, आई थिंक दैट्स समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी वेरी पिवटल इन आवर कॉन्वर्सेशन, कि वो किस तरह से गेम को चेंज करते चले गए। इन्होंने बाद में कैलकुलेशन की है, जब ये अंदर बैटिंग कर रहे थे उस वक्त ये देखा है बारिश आने वाली है, तो फिर उन्होंने मंगवाया था कि कितने रन बाकी हैं। ये इनका करियर का है स्ट्राइक रेट है, शुरू के 10 ओवर में 82 है, मेन जो है 31 और 40 ओवर के दरमियान और 41 से 50 ओवर के दरमियान जब ये जाते हैं तो ये फ़खर वे है, जिस तरह बात की थी बादिद ने और वहाब ने, ये इनका स्टाइल है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए, ये हमने 5 फेज दे दिए, हम 3 फेज में जाते हैं तो सबसे अच्छा रिकॉर्ड आज भी, जब ये ड्रॉप पर उस वक्त भी फ़खर जमान का था। इनका लास्ट में जो रिकॉर्ड था, जब मतलब कि 190 वही है, तकरीबन 95 प्लस था पेसर्स के ऊपर, जो कि 140 प्लस करते हैं। वो दुनिया में जितने प्लेयर्स देखेंगे ना, लास्ट ओवर में वो डिक्लाइन हो जाता है, नीचे आ जाता है। लेकिन ये ऐसे प्लेयर हैं, ये जैसे हफीज़ ने कहा कि पेस को लाइक करते हैं। न्यूजीलैंड की खैर आज उनके पास एक बॉलर शॉट था जो फ्लिप से बॉलिंग कराए ना, वो हफीज़ का यही कहने का मकसद है कि आप अपने मेन बॉलर को पहले करा लेते अगर बारिश आ रही है। वहाँ पर शायद कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है विलियमसन ने, लेकिन आज दोनों की, स्पेशली अगर बाबर की भी बैटिंग देखें, इन दोनों की, इन्होंने ये भी कहता है मारना भी है और आउट भी नहीं होना। और यहाँ पे प्रेडिक्शन होती है बाजिद की कि इश्क सोदी, काम आएगा, काम आ गया। Wahab, I want to get your opinion. Do you agree with what is being talked about कि perhaps New Zealand could have been more attacking while Fakhar was there and while he was batting? देखिए, विकेट तो फखर की चाहिए थी, क्योंकि जिस तरीके से फखर ने स्टार्ट किया था तो ही वाज द ओनली डेंजरस मैन। और अगर उसको आउट कर ले तो आई बिलीव कि पाकिस्तान टीम यहाँ तक ना पहुँचती, मोस्ट प्रॉब्लली 5-6 आउट हो गए होते, क्योंकि तेज़ खेलना था। और व्हेन वी टॉक अबाउट फखर, तो ही इज समबडी हु कैन क्रिएट दैट डिफरेंस। अगर ये मैच 50 ओवरों का भी होता तो जब तक फखर टीम खड़े हुए थे तो तब तक पाकिस्तान टीम ये मैच जीत रही थी। असल में उनकी लिमिटेशन यहाँ पे आ गई कि जिधर उन्होंने सऊदी ने जब अपना तीसरा ओवर करवाया, उसको उसमें 2 छिक्के पड़े, उसके बाद उन्होंने उसको दोबारा लेकर आए हैं बारिश से पहले। लेकिन बारिश के बाद जब इक्वेशन ऐसी हो जाए तो फिर कप्तान को चाहिए कि अपने मेन बॉलर को ले आए, क्योंकि मैच लंबा होता तो हो जाए। आई नो ओवर कम हो गए थे या जो भी था, क्योंकि वो 1 ओवर सऊदी का 20 रन का गया जी। अगर वो 1 ओवर सऊदी ना करता और वहां पे बेशक बोल्ड या वो ही करते, सऊदी करते, तो सऊदी करते तो फिर इनको क्या कहते हैं इशू ना होता ज़्यादा, क्योंकि आपको विकेट लेनी थी। अगर 1 विकेट लेते, 1 विकेट के साथ प्रेशर पड़ता, इस तरह आके हमारी टीम में सिर्फ एक प्लेयर ही और था जो इस तरह की हिटिंग कर सकता था, वो था इफ्तिखार। उसके बावजूद और कोई नहीं था। सो उधर अगर आप एक आधी विकेट ले लेते फखर की या बाबर की, तो आप एक तो डकवर्थ ल्यूइस जो मेथड है उसमें आप एक तो उनका रन रेट जो है वो थोड़ा सा नीचे आ जाता, स्कोर नीचे आ जाता, और पाकिस्तान को भी थोड़ी सी परेशानी होती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे उन्होंने वाकई ट्रिक मिस किया कि एज अ कैप्टन यू नीड टू गेट दैट विकेट, यू हैव टू ब्रॉट योर फास्ट बॉलर्स। बाद में अगर हो जाता तो हो जाता, लेकिन उस सिचुएशन पे क्या डिमांड थी कि आपके मेन बॉलर्स आते। एग्जैक्टली बाजिद भाई, आपकी जानिब बढ़ता हूँ इसी बात के साथ, वो ये है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि शायद बारिश के बाद वो एंटिसिपेट कर रहे हो कि यार पिच के ऊपर बिहेवियर चेंज होगा एंड दैट्स द टाइम कि हम अपने प्रीमियम बॉलर का इस्तेमाल करें। दूसरी जाने जब हम बाबर आजम की दूसरे एंड के ऊपर बात करते हैं, आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल अंडरस्टैंडिंग एंड पीपल माइट नॉट लाइक इट आस्किंग मी कि क्या बाबर वाज प्लेइंग हिज ओन वे। पहली बात आपकी ठीक है, पीपल माइट नॉट लाइक यू, वो तो बात कंफर्म। थैंक यू सो मच कि आप बल्कि बहुत ही सच बोलते हैं माशाल्लाह स्क्रीन के ऊपर, लेकिन काफी सारे लोग और होंगे चाहने वाले। लेकिन चूंकि मैं ये सवाल आपकी तरफ पॉइंट कर रहा हूं, तो जरूर बताइएगा कि वाज बाबर प्लेइंग हिज ओन वे और डू यू थिंक दैट इट वाज अ सेंसिबल इनिंग व्हिच ही बिल्ट अलोंगसाइड फखर जमान? नहीं, बाबर बिल्कुल ठीक खेल रहा था। जिस तरह हम जा रहे थे, मेरे का 15-16 ओवर में 120 लगा हुआ था,
उस टाइम तो ऐसे लग रहा था कि 400 भी चेस कर जाएंगे बाबर। शायद ये बात हो रही थी कि इसको ज़्यादा तेज़ खेलना चाहिए, लेकिन अगर आप रन रेट देखें या जिस किस्म की बैटिंग हो रही थी, देयर वाज नॉट एन इशू, क्योंकि जब फ़खर खेल रहा है तो फिर बाबर ने अनड्यू मतलब चलाते ही नहीं रहना, अनड्यू नहीं खेलना। जिस तरह की उसकी शॉट्स लग रही थी और जिस तरह के उसको बॉल मिल रहे थे, कोई इशू नहीं था। मुझे जो इशू लगता है, मैं सुबह भी शायद मेंशन किया था, कभी कभार मेरा तुक्का ठीक होता है। तो सुबह मैंने 2 प्लेयरों का ही फ़खर पे एक ऐसे जब आपने उंगली रखी थी, आपने लिफ्ट नहीं कराई मेरी बातें, चलो वो मैंने तो तभी कहा दिया था कि और यही तो दूसरा player है। मैंने इस चोटी पे उंगली इसलिए रखी थी कि बॉलिंग इनकी बिल्कुल वन डायमेंशनल थी न्यूजीलैंड की। लॉकी फर्गसन नहीं थे इनके पास, तो इनके पास सऊदी ठीक है, बोल्ट ठीक है, लेकिन इनके पास कोई गेम ब्रेकर नहीं था। इस सोडी को आप मैच खिलाते हैं, बहुत हाई रिस्क था क्योंकि वो कोई भी मैच नहीं खेला वो। और तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। पाकिस्तान ने आज एक शानदार मैच जीता है। हालांकि कोई कहे कि पाकिस्तान ने 401 रन चेस कर लिया, बट 401 रन चेस नहीं किया। ऑब्वियसली 25 ओवर में पाकिस्तान ने 200 रन बनाए थे और बचे हुए 25 ओवर में पाकिस्तान को 203 रन बनाने थे, जो कि आसान बात नहीं है। ऑब्वियसली आसान बात नहीं है। आपको मतलब चेस करना हमेशा चौक करती है टीम। बहुत बार ऐसा होता है कि एक प्लेयर अच्छा खेल के फिर वो आउट भी होता है, कोलैप्स भी होता है। बट पाकिस्तान डकवर्थ लुईस ये मैच जीत गया और पाकिस्तान के लिए किस्मत साथ दे रही है उनका, लेकिन किस्मत बहुत लेट साथ दे रही है। कुदरत का निज़ाम बोले या जो भी बोले, जो वर्ड यूज़ होते हैं जो काफ़ी फ़नी लगते हैं सुनने में, पाकिस्तान के साथ थे वो आज। और पहले तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने रिकॉर्ड बनाया। पहले हारिस रऊफ ने दुनिया का सबसे महंगा स्पेल फेंका वर्ल्ड कप का, फिर उसके बाद थोड़ी देर में वो रिकॉर्ड शाहीन अफरीदी ने तोड़ दिया और उन्होंने वो रिकॉर्ड अपने ऊपर ले लिया। तो इस तरीके का कुछ सीन चल रहा था और इंग्लैंड भी आज मैच हार गया, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। तो अब इंग्लैंड के साथ ये सीन है कि इंग्लैंड तो मुझे लगता है इस वर्ल्ड कप से मतलब इनका पूरी टीम ही चेंज होगी। ये ब्रुक को नहीं खिलाया इन्होंने। आज का मैच इनको जीतना चाहिए था ऑब्वियसली, लेकिन इंग्लैंड के पास एक मौका है पाकिस्तान को धोखा देने का। जिस तरीके के इनके अरमान है शायद वो धो दें, बट मुझे लग नहीं रहा पाकिस्तान इंग्लैंड से कोई ज़्यादा मतलब टेंशन लेने वाला। इंग्लैंड बहुत घटिया खेल रही है, बहुत ही घटिया खेल रही है। उनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है। इतना घटिया खेल रहे हैं कि वो किसी भी टीम से हार सकते हैं। पाकिस्तान उनको हरा देगी जिस तरीके से पाकिस्तान खेल रही है। अब सीन ये है, पाकिस्तान को अगर क्वालिफाई करना है तो पाकिस्तान को पहले अपने बचा हुआ जो इंग्लैंड के साथ मैच है वो जीतना है। बट वो मैच है बाद में। पहले मैच होगा श्रीलंका न्यूजीलैंड का, उस पर डिपेंड करेगा पाकिस्तान आगे जाएगा नहीं जाएगा। अगर न्यूजीलैंड वो श्रीलंका से मैच जीतती है, 1 रन से जीतती है, सपोज करें 1 रन से जीतती है, तो पाकिस्तान को अपना जो मैच है वो 131 रन से जीतना पड़ेगा। न्यूजीलैंड 20 रन से जीतती है तो पाकिस्तान को वो मैच 150 रन प्लस से जीतना पड़ेगा। आप समझ जाए, इस तरीके का कुछ सीन क्रिएट होगा। और अगर न्यूजीलैंड विकेट से जीतती है, मतलब टारगेट चेस करते हुए जीतती है, तो फिर पाकिस्तान के लिए इक्वेशन अलग बनेगी। मतलब पाकिस्तान के लिए ये मैच आसान नहीं होगा, किसी भी तरीके से आसान नहीं होगा। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करते हुए 300 रन का टारगेट खड़ा करता है तो कम से कम इंग्लैंड को उनको 130 रन से हराना होगा। आप समझ जाएं, मतलब 300 रन के टारगेट में पाकिस्तान के 100 और 30, यानी ये समझो कि 170 रन के नीचे इंग्लैंड को रोकना है। तो पाकिस्तान के लिए सबसे बेस्ट सिचुएशन ये रहेगी कि न्यूजीलैंड अपना श्रीलंका से मैच हारे, साथ ही साथ अफगानिस्तान अपने दोनों मैच हारे। ये पाकिस्तान के लिए सिंपल इक्वेशन हो जाएगा। और श्रीलंका के ऐसे हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका जिस तरीके का न्यूजीलैंड ने तूफान मचाया 400 रन